साथियों नमस्कार, मैं विनय स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल आवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। और साथियों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर क्लास पर। और कंप्यूटर की पहली क्लास हम लोग ले रहे हैं। और हालांकि मैंने कहा था कि 1 फैब से हम लोग शुरू करेंगे, लेकिन हम लोग विशेष कारणों से आज ही शुरू कर रहे हैं। तो चलिएगा, कुछ बातें मैं पहले ही आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे एक तो ये बात है कि आप कोशिश ये करें कि कंप्यूटर का जितना भी डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं आप, ये नोट्स बना रहे हैं या किसी भी अन्य चीज़ के, तो फिलहाल आप लोग एमएस वर्ड में बनाएं। तो उससे ये फ़ायदा होगा कि आप साथ साथ एक तो कंप्यूटर नॉलेज गेन करेंगे, और उसके साथ साथ आप लोग जो टाइपिंग है उसमें भी काफ़ी हद तक अपनी प्रैक्टिस लगातार बना करके रखेंगे। तो कोशिश यही करिएगा कि आप कंप्यूटर वर्क ही करें, तो उससे आपको डबल फ़ायदा मिलने वाला है। और दूसरी बात ये कि हम लोग कंप्यूटर को कहाँ-कहाँ से पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको बताऊँ, मैं अभी फ़िलहाल लुसेंट और जो परीक्षा मंथन है और उसके साथ-साथ किरण बुक, तो कुल मिलाकर के 3 बुक्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इनका कॉम्बो यानी कह लीजिए मिक्स करके, और आप चाहे तो कोई भी बुक साथ-साथ पढ़ सकते हैं। और प्रीवियस ईयर के जो सवाल आए हुए हैं अलग-अलग एग्ज़ाम्स में, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो चलिएगा बिना किसी देर करके हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात जो कंप्यूटर के बारे में हमें जाननी है, वो ये कि कंप्यूटर की जो जनरेशन हुई या निकल कर के आया, वो ग्रीक टर्म है। तो ग्रीक शब्द है कंप्यूट। कंप्यूट का मतलब होता है कैलकुलेट करना या गणना करना, और इसी वजह से इसको हिंदी में भी क्या बोलते हैं, संगणक। तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, संगणक, या फिर ग्रीक शब्द ये कंप्यूट से बना, इसी वजह से ये कंप्यूटर है। आज क्योंकि पहला दिन है तो हम लोग इंट्रोडक्शन पे ही बात करेंगे। सारी बातें होंगी वो कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन पे ही होंगी। तो चलिएगा, तो सिंपली अगर कहें तो हम कंप्यूटर को एक मशीन कह सकते हैं जो डेटा को इनपुट करती है और उसके बाद प्रोसेस करती है और आउटपुट यूज़र को दे देती है। तो यूज़र कोई भी हो सकता है, आप हो सकते हैं, हम हो सकते हैं, या अन्य कोई भी व्यक्ति हो सकता है यूज़र। तो सबसे पहली बात, इनपुट में क्या कहें, तो इनपुट में आप छोटा सा हिसाब किताब रखें कि डेटा। तो डेटा को हमें एक विशेष तरीके से देखना है साथियों। जो भी इनपुट होगा वो डेटा होता है और वो अव्यवस्थित होता है। और यहीं पर मैं एक बात और बता देता हूँ कि जो मेरे पास ये नोट्स हैं, ये जो भी कुछ मैं कलेक्ट कर रहा हूँ, दैट विल बी इन इंग्लिश। और जो मैं डिस्कस करूँगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही डिस्कस करूँगा, तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो जैसा आपकी मर्जी करे वैसे आप बना सकते हैं नोट्स। तो डेटा क्या होता है, एक रॉ मटेरियल होता है जो पूरी तरीके से व्यवस्थित ना हो, और जब वो प्रोसेस होकर के निकलता है तो यही डेटा क्या बन जाता है, इंफॉर्मेशन। तो आप समझ गए होंगे कि क्या होता है, डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए बीच में क्या करनी पड़ती होती है, कंप्यूटर को क्या करना होता है, प्रोसेस करनी होती है। और वो प्रोसेस कंप्यूटर अपनी बुद्धि से नहीं करता। आपको पता होगा कि मानव बुद्धि की तरीके से कंप्यूटर में कोई अपनी इंटेलिजेंस ही नहीं होती, और इसीलिए एक टर्म का इस्तेमाल करते हैं एआई, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये शब्द आपने काफ़ी सुना होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफ़ी अभी चर्चा में है, और इसको कोशिश की जा रही है कि ये पूरी तरीके से डेवलप हो जाए। जैसे आपने रोबोट मूवी में देखा होगा चिट्टी, तो वो अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का चरम है। मतलब व्यक्ति जब खुद अपनी ही, या कोई कंप्यूटर जब अपनी खुद की क्षमता से निर्णय लेना शुरू कर दे, तो वो एआई का पूर्ण रूप होगा, विकसित रूप होगा। तो क्या होता है अभी फिलहाल कि कंप्यूटर क्योंकि खुद से नहीं सोच सकता, तो उसके लिए पहले से ही कुछ कमांड्स सेट कर दी जाती हैं, कुछ निर्देश पहले ही सेट कर दिए जाते हैं। इनको हम या तो इंस्ट्रक्शन कह सकते हैं या कमांड कह सकते हैं। और इस प्रोसेस को करने के लिए इसमें लगा होता है प्रोसेसर। प्रोसेसर जिसको हम लोग दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं, सीपीयू। तो कंप्यूटर का एक मेन पार्ट है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो प्रोसेस करता है डेटा को। यानी कि जो भी कही गई बात होगी, जैसे कोई डेटा है, ले लीजिएगा 2+3+4, तो ये क्या है, एक इनपुट है, डेटा है, और ये जब कैलकुलेट करके निकाल के आएगा 9, तो इट इज वन काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन।
तो ये बात आपको शायद समझ आई हो। तो डेटा को इंफॉर्मेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो डेटा नॉट प्रोसेस्ड डेटा है और इंफॉर्मेशन एक प्रोसेस्ड डेटा है। कहने का मतलब ये है कि डेटा और इंफॉर्मेशन में आपको फर्क समझ में आ गया होगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर आपको बात समझनी है। क्लियर? तो ये होता है कंप्यूटर का वर्क, कंप्यूटर कैसे वर्क करता है। और इसी बीच कंप्यूटर चीज़ों को शेयर भी करता है, मतलब चीज़ों को स्टोरेज भी करता है। तो कंप्यूटर की बाकी चीज़ें तो हम आगे पढ़ेंगे। कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर, ये जरूरी है जानना कि कंप्यूटर में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो तीन विशेष तौर से आपको कंपोनेंट देखने हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड डेटा। ये तो आपको पता है कि कोई भी कंप्यूटर डेटा को प्रोसेस करता है। डेटा को प्रोसेस किसकी मदद से करता है? सॉफ्टवेयर की मदद से। और सॉफ्टवेयर कहाँ एग्जिस्ट करते हैं? हार्डवेयर में। तो यूं कह लीजिएगा कि सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में रखे जाते हैं और डेटा को प्रोसेस करते हैं, या डेटा को प्रोसेस करने के लिए सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है और सॉफ्टवेयर को जरूरत पड़ती है हार्डवेयर की। ठीक है, ये सारी बातें हैं। अब एक एक पे बात कर लेते हैं। हार्डवेयर क्या होगा? तो हार्डवेयर साथियों वन काइंड ऑफ या वन पार्ट ऑफ कंप्यूटर ही होते हैं जिनको हम लोग टच कर सकते हैं, टच या फील कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ऐसे सारे कंपोनेंट्स जो आपके आसपास होते हैं, जैसे आपका मॉनिटर हो गया, जैसे आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, और आपके जो प्रिंटर हो गया, और इसी प्रकार की सीडी डीवीडी कंप्यूटर से जुड़ी हुई सारी चीजें जिनको आप टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? कंप्यूटर हार्डवेयर। और जबकि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? ये ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं या ऐसे इंस्ट्रक्शन होते हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते, नॉट टच और नॉट फील। तो कुल मिलाकर के ये वन काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शन ही होते हैं, निर्देश ही होते हैं जो डेटा को प्रोसेस करने में काम आते हैं। अब डेटा क्या होता है? तो डेटा को हम सीखने वाले हैं आगे की स्लाइड में। तो ये है डेटा। तो डेटा आप देखेंगे कि दो टाइप से बटा हुआ है, न्यूमेरिक डेटा और अल्फा न्यूमेरिक डेटा। न्यूमेरिक डेटा क्या होगा? नाम बस ही पता चल रहा है। तो इसमें क्या होगा? ज़्यादातर नंबर्स। तो साथियों अगर ऐसा डेटा आप प्रोसेस कर रहे हैं जिसमें नंबर्स हैं, जैसे 0 1 2 3 4 एंड डॉट्स ऑन, तो ये कैसा कहलाएगा? डेटा न्यूमेरिक डेटा। आप समझ लीजिएगा जैसे आपके मार्कशीट है, तो अगर कोई आप मार्कशीट बना रहे हैं तो मार्कशीट में पूरा डेटा न्यूमेरिक ही होता है, ज़्यादातर डेटा न्यूमेरिक होता है। ऐसे ही अगर आप किसी का सैलरी लिस्ट बना रहे हैं तो सैलरी लिस्ट भी आपकी ज़्यादातर न्यूमेरिक ही होती है। तो ये डेटा कैसे होंगे? न्यूमेरिक डेटा। तो आप समझ गए होंगे। लेकिन इसके अलावा एक और तरीका होता है डेटा का, या ये क्लासिफिकेशन है अल्फा न्यूमेरिक। तो अल्फा न्यूमेरिक में क्या आपके लेटर्स हो सकते हैं, अल्फा बीटा गामा या ABCD, या नंबर्स हो सकते हैं, या ये कोई साइन हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर के डेटा इसमें लेटर भी हो सकते हैं, नंबर भी हो सकते हैं और साइन भी हो सकते हैं। जैसे किसी का एड्रेस, ये सवाल पूछा गया था कि जो एड्रेस है वो न्यूमेरिक डेटा है या अल्फा न्यूमेरिक डेटा है। तो आपको पता है कि एड्रेस में तो सारी चीज़ें आ जाती हैं, नाम भी होता है, नंबर्स भी होते हैं। तो इस तरीके से ये एक प्रकार का अल्फा न्यूमेरिक डेटा है। चलिएगा आगे। अब आपको ये बात थोड़ी सी देखनी है कि अभी पीछे पढ़ करके हैं, डेटा को किस में कन्वर्ट करना होता है? इंफॉर्मेशन में। डेटा को इंफॉर्मेशन करने के लिए प्रोसेस कराना होता है डेटा को। लेकिन आपको एक टर्म याद रखनी पड़ेगी इसमें कि जो डेटा प्रोसेस हो रहा है उसके लिए जो टेक्नोलॉजी या विशेष विधि इस्तेमाल की जाती है वो है EDP। इसकी फुल फॉर्म कई बार पूछी गई है। EDP मतलब इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। तो साथियों मैं समझता हूं कि आप लोग अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। हम इस सेक्शन को पूरा लेकर के चलेंगे और तब तक लेकर के चलेंगे जब तक हमारा एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाता। और इसको छोड़ना नहीं है, आप लोग इस सीरीज को कंटिन्यू करें और जो भी प्रॉब्लम आती है वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। तो हम लोग ये ध्यान रखें कि अल्टरनेट रखेंगे,
अल्टरनेट का मतलब एक दिन इंग्लिश, एक दिन कंप्यूटर, तो ऐसे करके अल्टरनेट चलेगा। अभी समय काफ़ी है, तो अभी हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। अगर हम डिले करेंगे तो शायद हम लेट हो जाएं। तो चलिएगा, डेटा प्रोसेस होता है लेकिन कैसे? इलेक्ट्रॉनिक वे में। तो सारा काम ऐसे ही होता है। और आपको पता होगा कि डेटा प्रोसेस अपने आप नहीं हो जाता, उसके लिए कमांड चाहिए होती है। जैसे कंप्यूटर की बात हो रही थी अभी, तो जो भी आपको कमांड देनी होती है वो पहले से कंप्यूटर में डली हुई होती है, और उसी कमांड के थ्रू, या इसको इंस्ट्रक्शन भी कहते हैं, इसके थ्रू डेटा किस में कन्वर्ट हो जाता है? इंफॉर्मेशन में। तो ये बात हो गई है। अब इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं? तो इंस्ट्रक्शन कुछ नहीं होते हैं, एक विशेष प्रकार की कमांड होते हैं जिनके आधार पर कोई कंप्यूटर अपना कार्य करता है। तो जैसे अगर कोई हमें 2 से 3 जोड़ने हैं तो हम कमांड देंगे और उसके बाद आंसर आ जाएगा 5। तो ये टाइप का इंस्ट्रक्शन पे वर्क करती है। जब इंस्ट्रक्शन कलेक्ट हो जाते हैं, जब एक साथ बहुत सारे इंस्ट्रक्शन को हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं तो वो क्या बन जाता है? प्रोग्राम। तो इंस्ट्रक्शन का कलेक्शन होता है प्रोग्राम। और जब बहुत सारे प्रोग्राम एक साथ कलेक्ट हो जाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर। तो एक सॉफ्टवेयर में कई प्रोग्राम भी हो सकते हैं और वो सिंगल प्रोग्राम भी हो सकता है, मतलब सिंगल यूज भी हो सकता है, मल्टी यूज भी प्रोग्राम हो सकता है। और एक प्रोग्राम में एक से ज़्यादा इंस्ट्रक्शन हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर के इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर ये कोई अलग चीज़ें नहीं हैं, बस एक दूसरे से मिलती जुलती चीज़ें हैं। तो इंस्ट्रक्शन क्या करते हैं? ये भी डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने का काम करते हैं, प्रोग्राम भी डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं, और सॉफ्टवेयर भी। क्योंकि एक प्रोग्राम किसी विशेष चीज़ को विशेष प्रोग्राम मतलब किसी विशेष चीज़ के लिए बनाया जाता है। तो चाहे तो प्रोग्राम किसी विशेष चीज़ को विशेष चीज़ में कन्वर्ट करने के लिए, तो इस तरीके से बहुत सारे प्रोग्राम हैं, क्या बताऊँ, वो आप समझ सकते हैं। जैसे कोई विशेष तौर से कंप्यूटर के बैंकिंग के लिए, तो बैंकिंग में अलग प्रकार के सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं, एजुकेशन में अलग प्रकार के सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं, और अन्य प्रकार के सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं। ये होती है डेटा प्रोसेसिंग। हम लोग देखने वाले हैं अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या क्या कर सकता है? तो पहली बात आपको ध्यान रखनी है, स्पीड। ये फायदे होते हैं। तो कंप्यूटर क्या कर सकता है? ये मिनटों सेकंडों में, बल्कि सेकंड्स में कहें तो कई जो कैलकुलेशंस हैं वो कर सकता है। और कई कैलकुलेशन का मतलब ये है कि जैसे मनुष्य अगर चाहे तो बहुत समय लगा सकता है, लेकिन कंप्यूटर की मदद से वो बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन भी आसानी से करता है, यानी कि बड़ी बड़ी प्रोसेस भी आसानी से कर लेता है। तो कंप्यूटर जो प्रोसेस है उसकी स्पीड को हम लोग नापते हैं हर्ट्ज में। हर्ट्ज या हर्ट्ज, ये शॉर्ट में लिख दिया है। तो कंप्यूटर की स्पीड हर्ट्ज होती है। लेकिन अब इस समय क्या है कि जो नई जनरेशन के कंप्यूटर आ रहे हैं उसमें एक एक सेकंड में कई कई मिलियंस की गणना हो जा रही है। तो एक नया टर्म निकल करके आया, MIPS। क्या? MIPS। तो कंप्यूटर की स्पीड को आप नाप रहे हैं किसमें? MIPS में। और MIPS क्या होता है? तो आप यहाँ देखें, मिलियंस, मिलियन इंस्ट्रक्शंस, मतलब कई सारे इंस्ट्रक्शंस को एक साथ, मिलियंस इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। तो कई कई चीज़ें या कई कई निर्देशों को, यानी कि इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर क्या करता है? प्रोसेस कर देता है। और इसी वजह से एक नई कंप्यूटर की स्पीड आई, MIPS। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितनी तेजी के साथ कोई कंप्यूटर गणना कर सकता है। दूसरा है ऑटोमेटिक। आपको पता है कि कंप्यूटर में एक बार अगर हम कमांड दे दें तो उसके बाद कंप्यूटर खुद से ही अपना काम कंप्लीट कर लेता है। जैसे आप कंप्यूटर में देखेंगे कि जो प्रिंटिंग मशीन है, एक बार आप कमांड दे दीजिएगा, चाहे वो 1000 की दें या 2000 पेजेस की दें, उसके बाद कंप्यूटर अपने आप सेल्फ से करता रहता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद है एक्यूरेसी। तो कंप्यूटर क्या होता है कि जो भी कमांड दी गई है उसी के अनुसार काम करता है, और उसी के अनुसार जो आउटपुट है वो देता है। एक बड़ा सिद्धांत कंप्यूटर में आता है और उसकी फुल फॉर्म भी कई बार पूछी गई है, वो है गीगो। क्या? गीगो। तो मैं इसकी फुल फॉर्म लिख रहा हूँ, गार्बेज इन, गार्बेज इन, गार्बेज आउट। गार्बेज आउट, गार्बेज मतलब कूड़ा कचरा जो सकते हैं, तो गार्बेज इन, गार्बेज आउट।
गीगो। तो कंप्यूटर थ्योरी है, अगर आप कोई भी इंस्ट्रक्शन गलत देंगे या कोई भी कमांड अगर आप गलत रखेंगे तो उसी के आधार पर रिजल्ट आएगा। तो अगर कोई प्रोग्राम गलत बना हुआ है तो उसका आउटपुट भी गलत आएगा। तो इसलिए ये आपको ध्यान रखना है कि एक्यूरेसी रहेगी जो भी कमांड दी गई है। तो इसलिए आप क्या करना है, प्रोग्राम को सही बनाना होता है। चलिएगा, लेकिन क्योंकि आदमी में तो गलती होने की संभावना रहती ही है, लेकिन कंप्यूटर में जैसा प्रोग्राम फिट किया हुआ है वैसे वो काम कर सकते हैं। परमानेंट स्टोरेज, तो आप देखेंगे कि मानव बुद्धि क्या करती है, उसकी जो फालतू चीज़ें होती हैं या बेस्ट चीज़ें होती हैं वो भूल जाता है मनुष्य। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन हो वो उसको काफ़ी लंबे समय तक, या यूँ कह लीजिएगा दूसरे शब्दों में परमानेंट स्टोरेज के रूप में काम करता है। तो परमानेंट स्टोरेज भी बना देता है और लार्ज स्टोरेज यानी कि बहुत बड़ी मात्रा में भी स्टोर कर सकता है। उसके बाद है पोस्ट रिट्राइवल। पोस्ट तो नहीं होना चाहिए था, ये फास्ट होना चाहिए। पोस्ट भी हो सकता है वैसे, तो फास्ट भी हो जाएगा। फास्ट का मतलब ये होता है तेजी के साथ। तेजी के साथ जो सूचनाएं हैं उनको रिट्राइव कर लेता है। मतलब जैसे अगर आप कंप्यूटर में प्रोसेस करना चाह रहे हैं तो जो भी जानकारी उसमें फीड होगी, फीड जानकारी, फीड इंफॉर्मेशन या फीड डेटा, उसको तुरंत बाहर ले लेता है और प्रोसेस करना शुरू कर देता है। जैसे रैम में जो भी डेटा स्टोर होगा वो उसको एकदम तुरंत उठा लेता है और वर्क करना शुरू कर देता है। क्विक डिसीजन, क्योंकि प्रोग्राम पहले से ही सेट होते हैं तो कंप्यूटर को सोचने की आवश्यकता नहीं रहती है और तुरंत वो वर्क करना शुरू कर देता है। वर्सैलिटी है, एक साथ कई सारे काम। वर्सटाइल होना मतलब एक साथ कई सारे काम। तो जैसे जैसे आदेश होंगे वैसे वैसे कंप्यूटर से अलग अलग कार्य एक साथ कराए जा सकते हैं। रिपीटेशन, तो ये भी एक स्पेशलिटी है कि एक ही काम को बार बार आप करा सकते हैं कंप्यूटर से बिना थके और बिना मायूस हुए। जैसे मनुष्य एक ही काम को बार बार नहीं करता, एक बार अगर उसने किताब पढ़ ली तो बार बार उसका पढ़ने का मन नहीं करता, लेकिन कंप्यूटर से ऐसा नहीं है। कितनी बार और उसी विश्वसनीयता के साथ और उसी तीव्रता के साथ, नो आलस्य, और उतनी ही एक्यूरेसी के साथ वो 10,000 बार क्या 10 लाख बार करके देगा। ये इसका फायदा होता है। एज स्फूर्ति कहते हैं, ये आदमी में थोड़ा सा गुण होता है कि आदमी थोड़ा सुस्त हो जाता है, लेकिन कंप्यूटर ऐसा नहीं करता। सीक्रेसी, सीक्रेसी मतलब जानकारी को गुप्त रख सकता है अगर इस पे आप एक पासवर्ड लगाते हैं। तो आदमी के ऊपर ऐसा कोई पासवर्ड नहीं है मानव बुद्धि के, लेकिन यहाँ पर आप पासवर्ड लगा करके डेटा को या इन्फॉर्मेशन को रख सकते हैं गुप्त। यूनिफॉर्मिटी ऑफ द वर्क, यानी कि अगर आप एक ही कई अलग चीज़ों को एक ही कंप्यूटर से प्रोसेस कर रहे हैं तो उसमें सिमिलरिटी रहेगी। आपने देखा होगा कि अब एक आदमी किसी काम को बार बार करता है तो उसके काम में अंतर आ जाता है। कई बार समय में अंतर आ जाता है, क्वालिटी में अंतर आ जाता है, लेकिन कंप्यूटर उसी यूनिफॉर्मिटी के साथ उस काम को कंप्लीट कर देता है। और नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट बात, पेपरलेस वर्क, क्योंकि साथियों पेपर की कोई आवश्यकता नहीं है, सारा काम बिना पेपर के हो सकता है। लिमिटेशंस क्या है कंप्यूटर की, ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर अगर आ गया है तो ये लिमिटलेस हो गया है, ऐसा नहीं है। पहला क्या है लिमिट इसकी, नो माइंड। केवल ये वो काम कर सकता है जिसके लिए इसमें इंस्ट्रक्शन दिए गए हों। इंस्ट्रक्शन समझ गए होंगे ना, निर्देश। इसमें खुद की बुद्धि नहीं होती जिसे हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। और जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें शामिल हो जाएगी तब इसमें मानव की तरीके से सोचने की और कार्य करने की क्षमता विकसित हो जाएगी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काफ़ी वर्क चल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सपेंसिव है। लिमिटेशन ये है कि ये खर्चीला भी है, बहुत सारे खर्चे होते हैं, रिपेयरमेंट की ज़रूरत होती है और हर किसी व्यक्ति के लिए पॉसिबल भी नहीं है कंप्यूटर्स उपलब्ध कराना। नेक्स्ट, इम्यून टू वायरस। वायरस इसको प्रभावित करता है, जैसे मनुष्य को डिसीज प्रॉब्लम देती है वैसे ही ये खतरा रहता है इसमें वायरस फैलने का या कंप्यूटर खराब होने का। डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रिसिटी, ये उससे भी बड़ी प्रॉब्लम है। हालांकि काफ़ी हद तक सुधार किए गए हैं इसमें, जैसे लैपटॉप वगैरह है तो लैपटॉप जैसे खुद से चल जाते हैं, लेकिन वो ज़्यादा नहीं, 2-4 घंटे का ही बैकअप ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता ज़रूरी है। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो कंप्यूटर वर्क आपका नहीं करेगा। ये सारी बातें हो गई होंगी। उसके बाद कुछ स्पेशल टर्म्स हैं जो आज की हम लेने वाले हैं।
पहला है एंड यूजर। तो एंड यूजर कौन होते हैं साथियों? ये एंड यूजर जो होते हैं वो ऐसे लोग होते हैं जो कंप्यूटर की विशेष जानकारी तो नहीं रखते, मतलब स्पेशलिस्ट नहीं होते, नो स्पेशलिस्ट, लेकिन कंप्यूटर का सारा काम होता है। जैसे हम लोग हैं, तो हम लोग जैसे कंप्यूटर की विशेष जानकारी, लेकिन अपने दैनिक जीवन में इससे जुड़ी हुई, कंप्यूटर से जुड़ी हुई जो तकनीक्स हैं या कंप्यूटर के जो प्रयोग हैं वो हम करते रहते हैं। तो बिना मतलब ऐसा कोई व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति जो कंप्यूटर की जानकारी नहीं रखते लेकिन फिर भी अपने दैनिक जीवन में कंप्यूटर की उनकी तकनीकी की और अन्य प्रकार की ज़रूरतें पड़ती रहती हैं, वो कैसे कहलाते हैं? वो होते हैं एंड यूज़र। तो इसलिए हमें यानी कि एंड यूज़र्स को ही ध्यान में रख करके जो सॉफ्टवेयर्स हैं या यूँ कह लीजिएगा प्रोग्राम्स हैं वो बनाए जाते हैं, क्योंकि हमें ही काम करना होता है फाइनली। अगला टर्म है डिजिटल डिवाइड। तो डिजिटल डिवाइड आप देख सकते हैं एक प्रकार का विभाजन है, और विभाजन किसका है? तो यहाँ पे जो कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, जो अपने दैनिक कार्यों में किसी न किसी फॉर्म में कंप्यूटर का यूज़ करते हैं वो लोग, और जो नो यूज़ मतलब जो कंप्यूटर का यूज़ नहीं करते हैं, तो ये डिफरेंस कैसे कहलाता है? कंप्यूटर डिवाइड, तो सॉरी डिजिटल डिवाइड। तो आज एक अलग तरीके का डिविडेशन निकल के आया है जिसे हम लोग डिजिटल डिवाइड कह सकते हैं। जैसे लिंग अनुपात होता है ना, महिला और पुरुष का डिविडेशन, सामाजिक भेदभाव, वैसे ही अब डिजिटल डिवाइड भी दिखता है। एक अगला टर्म है ECS। एक्चुअल में ये एक बैंकिंग टर्म है। बैंकिंग में ECS का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ECS का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस सर्विस। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक तरीके से क्लियरिंग सर्विस को यूज़ करना ECS कहलाता है। तो बैंकिंग सेक्टर है। और उसके बाद है IT। तो IT का मतलब आपको पता चल ही गया होगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इस आज के युग में बहुत सारी ज़रूरतें हैं टेक्नोलॉजी की, बहुत सारी ज़रूरतें हैं इंफॉर्मेशन की, और उस इंफॉर्मेशन का एक विशेष टेक्नोलॉजी के साथ इस्तेमाल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है। तो यहाँ तो कोई विशेष बात है ही नहीं, लेकिन आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन ऑफ द डे, भारत में पहला कंप्यूटर कहाँ और कब स्थापित किया गया? तो आपको प्लेस भी लिखना है और वो टाइम भी लिखना है जब ये कंप्यूटर का इस्तेमाल किया गया। तो साथियों मैं समझता हूँ कि आप जो क्लास हैं मेरे साथ कंटिन्यू करेंगे, और अगर कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं तो साथियों आप अपने समझ के हिसाब से, अपने जोखिम के हिसाब से, अपने समय पर अपना स्टडी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अपने आप खुद ध्यान रखें। तो मैं आज की क्लास को यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। अगली क्लास के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। तो आप ध्यान रखें कि अगली जो क्लास होगी वो 2 फरवरी को हम लोग, वो सॉरी 1 फरवरी को लेकर के आऊँगा, क्योंकि अभी एक दिन मैं बिजी रहने वाला हूँ NTPC पेपर की वजह से। तो आप लोग तैयार रहिएगा 1 तारीख से काम को कंप्लीट करने के लिए। और हाँ, एक चीज़ और, अगर आप लोग जो प्रीवियस ईयर के सवाल और बाकी सब सवालों की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। और टेलीग्राम का लिंक जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिख दूंगा, तो वहाँ पे आप लोग सीधे हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।